हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक न्यू चैप्टर करवा रहा हूँ। ये चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये 12th क्लास का फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर है। तो बच्चों समझते हैं इस चैप्टर को। लेकिन एक बात बताऊँ तुम लोगों को, वो ये कि ये जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इसमें से 3-4 नंबर का हमेशा आता है, लगभग आ ही जाता है इसमें से। तो 3-4 नंबर का आ सकता है, तो एक तरह से समझ लो ठीक है, 3-4 नंबर के लिए काफ़ी सही चैप्टर है ये। हाँ, तो इस चैप्टर की हम थ्योरी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों थ्योरी में टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा और थ्योरी में कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर की थ्योरी है ही नहीं कुछ, ठीक है। इस चैप्टर की जो थ्योरी अगर तुम्हें थोड़ी बहुत समझनी भी, तो मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें कम से कम 11-12 वीडियो है मेरी। उस वीडियो में स्टार्टिंग में ही सारी थ्योरी मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी नहीं है, थ्योरी वहीं पर मिल जाएगी तुम लोगों को। और बाकी जो थोड़ी बहुत थ्योरी है काम की, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो बच्चों इस चैप्टर में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग मतलब होता है पुराने पार्टनर्स। जैसे कि 3 पार्टनर हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं, बाद में अपनी रेशियो बदलते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहलाते हैं, पुराने पार्टनर्स। तो पुराने पार्टनर्स अपनी रेशियो बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट की रेशियो बदलते हैं अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग का मतलब है पुराने पार्टनर्स, ठीक है। तो बच्चों एक बात हम समझते हैं, एक होता है पार्टनरशिप फर्म का, एक होता है पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन, एक होता है पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन। ये 2 वर्ड है। तो बच्चों पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म के डिजोल्यूशन में बहुत फर्क है। पार्टनरशिप फर्म के डिजोल्यूशन में अगर लिखा हो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म जो है हमेशा के लिए बंद हो चुकी है, अब वो स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, तो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है, इसमें पार्टनर्स के बीच में सिर्फ रिलेशंस चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ पार्टनर्स के बीच में रिलेशन कैसे चेंज हो सकते हैं। ए फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, मतलब एक फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया कि एक फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब होता है। तो एक फर्म का रिकंस्टिट्यूशन तब होता है जब ये 5 चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसके 5 के अलावा भी हो सकता है कुछ, मेनली ये 5 है। तो एक फर्म का रिकंस्टिट्यूशन को ही बोलते हैं डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में आपस में रिलेशन चेंज होते हैं, फर्म बंद नहीं होती, फर्म कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो समझते हैं इस बात को। इसमें लिखा है ए फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, एक फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, और रिकंस्टिट्यूशन को ही क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, रिलेशन चेंज होते हैं पार्टनर के। इसमें पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग मतलब होता है पुराने पार्टनर्स। तो बच्चों जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपनी रेशियो को चेंज करते हैं। तो पुराने पार्टनर्स जब अपनी रेशियो को चेंज करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पुराने रिलेशंस पार्टनर के खत्म हो जाते हैं, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट बनेगा। बात समझ में आ गई सबको। पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्या होगा, एक नया एग्रीमेंट बनकर तैयार होगा। मेरे को लगता है ये बातें सबको समझ में आ गई है, ठीक है। हाँ, तो इससे क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा, न्यू एग्रीमेंट बनेगा, और यानी पार्टनर्स के पुराने रिलेशंस खत्म हो जाएंगे और न्यू रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन नहीं हुआ, सिर्फ पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन हुआ, ठीक है। दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, एडमिशन मतलब कोई नया पार्टनर हमारे फर्म में एंटर होता है। जैसे पुराने पार्टनर तो थे ए बी, मान लो ए और बी 2 पार्टनर थे पुराने, एक नया पार्टनर आ जाता है सी, वो कहता है मुझे भी अपने फर्म में पार्टनरशिप में रख लो। तो इस केस में जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर होता है, तो उसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। एक भी नया पार्टनर एक एडमिट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस केस में बच्चों पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाती है, ठीक है। और न्यू पार्टनरशिप फर्म एंड नहीं होती, पार्टनरशिप एंड होती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप एंड होती है यानी कि फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो भी पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट बनकर तैयार होता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसमें भी पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, न्यू, ठीक है, और न्यू एग्रीमेंट बनकर तैयार होता है, यानी कि फर्म का क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है फर्म का।
अमलगमेशन, अमलगमेशन मतलब होता है बच्चों जब दो फर्म आपस में क्या हो जाए, जब एक फर्म दूसरे फर्म को खरीद लेती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ टू, दो फर्म है, एक फर्म ने दूसरे फर्म को खरीद लिया, और मोर, या फिर एक फर्म ने दो फर्म को खरीद लिया, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है मर्जर, मर्जर में क्या होता है, हाँ इसमें क्या होता है कि एक फर्म दूसरे फर्म में मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों इस केस में भी क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो टोटल मिलाकर कितने केस हैं, 5 केसेस हैं। इन 5 केसेस में पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है, रिकंस्टिट्यूशन। इस बात को याद रखना, पेपर में पूछेंगे कि कोई भी 2 ऐसे पॉइंट पूछ सकते हैं कि जिस केस में पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है। अब जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर कभी भी चेंज है, वैसे देखो हमें ये सारे नहीं पढ़ने, ये एडमिशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ये रिटायरमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये डेथ में पढ़ेंगे, और ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो इसे तो हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज की क्लास में हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों जब भी तो मैंने क्या कहा, एडमिशन चैप्टर में इसको पढ़ लेंगे, रिटायरमेंट में इसे पढ़ लेंगे, डेथ में इसे पढ़ लेंगे, अमलगमेशन, और ये तुम कब पढ़ोगे, बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, कॉर्पोरेट अकाउंट में पढ़ोगे। फिलहाल अभी हमें ये नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये 3 तो अभी हमें पढ़ना है, लेकिन ये 3 आज नहीं पढ़ना, ये 3 हमें कब पढ़ना है, ये इनके सेपरेट चैप्टर्स हैं, तो हम वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं, लेकिन आज की क्लास में क्या पढ़ना है, आज की क्लास में हमें पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बच्चों ये बात याद रख लो, एक पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब होता है, 5 केस मैंने बताए हैं, 5 में से पेपर में 3 या 2 पूछे जा सकते हैं, तो याद करके लिख देना जरूर, ठीक है। अच्छा, अब जब आज की क्लास का टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जब पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को चेंज करते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, याद रखो आज की क्लास का टॉपिक हमारा ये है। तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं बच्चों, सबसे पहले काम करो डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहला काम है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का पता कर लो। पता कर लो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेशियो जब भी चेंज होती है तो पार्टनर्स में किसी को नुकसान होता है, किसी को फायदा होता है, यानी कि कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, कोई पार्टनर गेन कर जाता है। अभी आगे चल के इसको समझाऊंगा। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट सीखेंगे, बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स के बारे में सीखना है कि जब रेशियो चेंज होगी तो रिजर्व का क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का क्या करना पड़ेगा, कोई लॉस पुराना पड़ा हो तो उसका क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जब रेशियो बदलती है तो सारे एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे। रिवैल्यूएशन तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, एडमिशन चैप्टर में है और मैंने इसकी एक वीडियो भी बना रखी है, देख लेना। तो सारे एसेट्स की रिवैल्यू करेंगे। रिवैल्यू मतलब पता करेंगे कि एसेट्स की न्यू वैल्यू क्या है, और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, और लायबिलिटी का भी मूल्यांकन करेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे। एक वर्ड थोड़ा सा समझ लो, एसेट्स की वैल्यू जब हम पता करते हैं मार्केट में क्या है तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन, और लायबिलिटी की न्यू वैल्यू क्या है उसके बारे में जब हम पता करते हैं उसको बोलते हैं रीअसेसमेंट। दोनों में फर्क है, लायबिलिटी के साथ रीअसेसमेंट वर्ड लगता है और एसेट्स के साथ रीवैल्यूएशन वर्ड लगता है। तो एसेट्स की जब हम रिवैल्यू करेंगे, जैसे कि रिवैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने 1970 में कोई बिल्डिंग खरीदी हुई है, तो क्या 1970 में 1 लाख की कोई बिल्डिंग खरीदी, तो क्या 1970 की जो बिल्डिंग है 1 लाख की, वो 2020 में भी 1 लाख होगी? नहीं, वो बढ़ चुकी होगी, ठीक है। तो 2020 की वैल्यू को जब रिकॉर्ड करेंगे इसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन, ठीक है। और रीअसेसमेंट में लायबिलिटी कितनी बढ़ गई, कितनी घट गई, कितने का हमें क्रेडिटर ने डिस्काउंट दे दिया, सब कुछ लेके न्यू लायबिलिटी कितनी है उसको रीअसेसमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और लास्ट टॉपिक आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या होता है कि हम अपने कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। कैपिटल की क्या करते हैं, एडजस्टमेंट, ठीक है। हाँ, तो कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं। अब आगे और समझते हैं थोड़ा सा कैपिटल की एडजस्टमेंट क्या होती है, बताओ। जैसे कि प्रॉफिट के क्या होता है, रेशियो के कैपिटल के अकॉर्डिंग चाहे तो रेशियो को बना देंगे या रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल को बना देंगे। 2 तरीके हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस हिसाब से हमारी रेशियो उसी हिसाब से हम कैपिटल लेकर आए, या ऐसा हो सकता है जिस हिसाब से हमारी कैपिटल है उसी हिसाब से हम अपनी रेशियो कर लें, ठीक है। तो ये बाद में सीखेंगे, ये सारे टॉपिक्स एक एक करके सीखेंगे। आज की क्लास का टॉपिक हमारा है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का पता करना। तो आज हम ये पता करेंगे कि क्या है। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर, अगर किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ है या नुकसान हुआ है तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं,
ओल्ड प्रॉफिट शेयर, पुराना शेयर कितना था, माइनस कर देंगे इसमें न्यू प्रॉफिट शेयर, ठीक है। और गेनिंग प्रॉफिट शेयर कैसे निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। इस फॉर्मूले को याद कर लो, बहुत बार पूछा जा सकता है कि सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला बता दो, या गेनिंग प्रॉफिट शेयर कैसे निकालता है उसका फॉर्मूला बता दो। तो ये फॉर्मूला तुम्हें क्या करना है, याद कर लेना है। तो सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर कैसे क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, और गेनिंग प्रॉफिट शेयर क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो बच्चों ये नोट भी कर लेना। चलो फिर आगे और स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों एक प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों समझते हैं थोड़ा सा। चलो इस बात को ऐसे समझो कि ए, बी और ये सी, ये तीन पार्टनर्स हैं। इनकी कुछ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या सिंपल वर्ड में बोल देता हूँ ओल्ड प्रॉफिट शेयर है इनका। ये प्रॉफिट का 50% लेता है, यहाँ पे परसेंटेज में लिख रहा हूँ मैं, वैसे रेशियो कभी परसेंटेज में नहीं होती, समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। ए प्रॉफिट का 50% लेता है, बी प्रॉफिट का 30% लेता है, और सी प्रॉफिट का 20% लेता है। अब ए, बी और सी तीनों का अपना अपना प्रॉफिट का शेयर है। ए 50% लेता है, बी 30% लेता है, और सी 20% लेता है। इन्होंने आपस में डिसाइड किया भाई रेशियो बदलनी चाहिए, ठीक है। तो बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो बदलनी चाहिए। ये रेशियो क्यों बदलनी चाहिए बच्चों, ये आपस में तय होता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये आपस में पार्टनर्स के मूड पे डिपेंड है, ठीक है, उनके एग्रीमेंट पे डिपेंड है, वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ, मान लो सी जो है एक्स्ट्रा वर्क करता है, हार्ड वर्क ज़्यादा करता है, या ये ओवर टाइम ज़्यादा करता है। तो ऐसा हो सकता है कि ए और बी मिलके एग्री हो जाए कि भाई देखो सी ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, सी ओवर टाइम भी कर रहा है, एक काम करो इसको प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा देते हैं, इसको प्रॉफिट ज़्यादा दे देते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर जो सी नाम का पार्टनर है ये काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा है, तो ए और बी बोलते हैं कि भाई देखो ये काफ़ी अच्छा दिमाग वाला इंसान है, ये इसकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, इसको प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाए, या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या फिर जो कैपिटल लगाई गई है, कैपिटल यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैपिटल सी ने लगाई हुई है, तो आप रेशियो बदल सकते हैं बाद में, और ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई देखो करंट रेशियो तो उनकी 50%, 30% और 20% है, लेकिन सी ने बिजनेस में सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं, तो सी को प्रॉफिट का एक ज़्यादा हिस्सा देंगे, तो रेशियो बदल के इसका हिस्सा ज़्यादा हो सकता है। तो इतना हमेशा ध्यान रखना कि रेशियो बदलेगी, और रेशियो बदल के जब भी रेशियो बदलेगी तो किसी न किसी पार्टनर को नुकसान होगा और किसी न किसी को फायदा होगा। बच्चों मान लो टोटल 100% है, मानने के लिए कह रहा हूँ कि टोटल 100% है। अगर टोटल 100% है तो अब यहाँ पे अगर किसी एक का शेयर बढ़ेगा, ठीक है, तो टोटल तो बढ़ा नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक का शेयर अगर बढ़ेगा तो दूसरे से लेके ही तो बढ़ेगा, दूसरे का कम होगा। अब जैसे न्यू प्रॉफिट शेयर, उनका न्यू प्रॉफिट शेयर, अब मान लेते हैं कि उन्होंने रेशियो बदली और न्यू प्रॉफिट रेशियो उन्होंने थोड़ा अलग रखा। मान लो उन्होंने कहा कि भाई बी जो है ये 40% शेयर लेगा, और जो सी है ये 50% शेयर लेगा, और ए को मिलेगा 10% शेयर। तो नॉर्मल सी बात है, हम हमेशा परसेंटेज में 100 ही कह रहा हूँ, 100 ही रहेगी, लेकिन रेशियो बदल गई, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा बांटने का बदल गया। पहले वो 50%, 30% और 20% लेते थे, अब वो 10%, 40% और 50% लेते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, किसी न किसी को सैक्रिफाइस जरूर हुआ होगा, क्योंकि एक पार्टनर का नुकसान होना जरूरी है, यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा पार्टनर का नुकसान होना जरूरी है, और किसी न किसी को गेन भी हुआ होगा, क्यों हमेशा ऐसा होगा। और गेन और सैक्रिफाइस दोनों इक्वल होंगे, गेन और सैक्रिफाइस क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। जितने का सैक्रिफाइस होगा
उतने का ही गेन भी होगा, यानी सैक्रिफाइस और गेन बराबर होंगे। चलो पता कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। बताना मुझे कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। ए को देखो, ए को पहले मिलता था 50% प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट शेयर में 50% पहले मिलता था, और न्यू प्रॉफिट शेयर ए को 10% मिलता है। तो बताओ बच्चों क्या हुआ, ए को पहले 50% मिलता था, अब ए को 10% मिलता है, क्या हुआ, ए का हिस्सा 40% कम हो गया, ए का हिस्सा 40% कम हो गया। क्या ये फायदे में गया? बोलो जल्दी। ए को पहले 50% मिलता था, अब इसको ए को 10% मिलता है, तो क्या ए फायदे में है? नहीं, नुकसान में ही। तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस हो गया, इसने सैक्रिफाइस किया, ए ने, इसका शेयर कम हो गया। बी का चेक करते हैं। बी को पहले 30% मिलता था, अब बी को 40% मिलेगा। क्या ए को फायदा, बी को फायदा हुआ? बी को पहले 30% मिलता था, अब बी को 40% मिलता है। बताओ क्या हुआ भाई, बी को 10% का फायदा हो गया, गेन हो गया। पहले 30 मिलता था, अब 40% मिल रहा है, तो 10% बढ़ गया इसका शेयर। सी का देखते हैं। सी को पहले 20% मिलता था, अब 50% मिल रहा है। इसका मतलब कि इसको पहले 20% मिलता था, 50 मिल रहा है, इसको 30% इसका शेयर बढ़ गया, ये भी है फायदे में। अब एक चीज मैंने क्या कहा था, जितना सैक्रिफाइस होगा उतना गेन भी होगा। तो देखो यहाँ पे सैक्रिफाइस 40% है और इसका गेन 10% है, इसका गेन 30% है। तो 10% और 30% को जोड़ दो, 40%। तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस भी 40% है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो गेन भी 10% और 30%, गेन भी कितना है 40%। इसका मतलब ये कि इसको 40% का नुकसान हुआ, और इसका नुकसान का पैसा 10% ये ले लिया और 30% ये ले लिया। तो इसको 40% का नुकसान हुआ, तो इसका 10% इसके पास चला गया और 30% इसके पास चला गया, ठीक है। तो 10% इसको फायदा हो गया और 30% इसको फायदा हो गया। तो बच्चों यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बस तुम्हें यही सीखना है, ठीक है। थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, जैसे मैंने परसेंटेज में बताया तो वो रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद हर इसकी मेरे ख्याल से 5-6 वीडियो बनेंगी, तो तुम लोग क्या करना, सारे पार्ट्स रोज देखते रहना, ठीक है, मिटा लो में से। हाँ बच्चों, क्वेश्चन को स्क्रीन के ऊपर देख लो। क्वेश्चन में लिखा है, अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। अमित और सुमित पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट की रेशियो है 2:1। तो यहां पे हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है अमित और सुमित की 2:1। It was decided by them to share profits equally। बाद में उन्होंने डिसाइड किया, आगे लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कह रखा कि उन्होंने डिसाइड किया कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है इक्वली मतलब 1:1। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, किसी एक को फायदा भी हुआ होगा, किसी एक को नुकसान भी हुआ होगा। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था सैक्रिफाइस निकालने का, क्या था, सैक्रिफाइस, ठीक है, सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर क्या फॉर्मूला था इसका, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो हम पहले पता करते हैं, यहां पे 2 पार्टनर है, एक अमित है और एक दूसरा कौन है, सुमित। तो पहले अमित का पता करते हैं।
तो अमित का ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना है? 2/3। 2/3 का मतलब 2 और 1 3 होते हैं, तो 2/3 ओल्ड प्रॉफिट शेयर उसका 2/3 है। माइनस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयर, 1 और 1 2, तो न्यू प्रॉफिट शेयर है 1/2। सॉल्व कर लो इसको, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3 बटे में 3 दूनी 6, 4 में से 3 गए, 1/6। बच्चों 1/6 आया और पॉजिटिव आया है। जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और पॉजिटिव आ जाए तो वो सेक्रीफाइस होता है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर अमित को नुकसान हुआ। अमित को पहले 2/3 मिलता था। 2/3 मतलब जानते हो क्या होता है? अगर इसको काटोगे तो ये 66.66% होता है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2/3 जो है इसकी वैल्यू होती है 66.67% और 1/2 का मतलब होता है 50%। तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, नुकसान तो हुआ ही है। पहले ज़्यादा मिलता था, अब कम मिल रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है क्योंकि पहले ज़्यादा बड़ा शेयर था, अब छोटा शेयर मिल रहा है। पहले बड़ा शेयर था 2/3, अब छोटा शेयर मिल रहा है 1/2। 1/2 मतलब 50%। तो देखा जाए तो नुकसान हो रहा है 1/6 का, ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा। और दूसरे नंबर पे सुमित, तो सुमित का पता करते हैं। तो बच्चों सुमित को पहले 1/3 मिलता था। 1/3 मतलब 33.33% मिलता था, अब 1/2 मिलता है, मतलब 50% मिलता है। पहले 1/3 मतलब 33.33% समझ लो, और 1/2 मतलब 50%। इसका मतलब कि पहले इसको कम हिस्सा मिलता था, अब इसको ज़्यादा हिस्सा मिलता है। तो क्या होगा बताओ? ठीक है, तो पहले कम हिस्सा मिलता था, अब इसको ज़्यादा हिस्सा मिलता है, ठीक है, खोलो। हाँ, तो इसका मतलब भाई बच्चों रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा ना। पहले 1/3 मतलब 33.33% होता है और 1/2 मतलब 50% होता है। तो पहले छोटा हिस्सा था, बड़ा हिस्सा मिल रहा है, तो अगर छोटे हिस्से में से बड़ा हिस्सा घटाएंगे तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब अब ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है, तो इसका मतलब गेन हमेशा नेगेटिव होगा। गेन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। तो ओल्ड रेशियो 1/3 और न्यू रेशियो 1/2, एलसीएम लो, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3/3 दूनी 6, काटेंगे, माइनस का 1/6 आ रहा है। माइनस का 1/6 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये गेन हुआ है। बच्चों एक चीज़ देखो, बताने की तो जरूरत नहीं थी, इतना तो हमें पहले ही समझ में आ गया था। इसको 1/6 का नुकसान हुआ है, तो इसको 1/6 का फायदा ही होगा। ये तो हमें पता चल गया था, देख के ही पता चल गया था कि इसको 1/6 का नुकसान हुआ है, तो इसको 1/6 का फायदा ही हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि किसी एक को नुकसान होता है तो दूसरे को फायदा ही होता है, और नुकसान और फायदा दोनों बराबर होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट तुम सबको समझ में आ चुका है। हाँ, तो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर देखो, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इसमें लिखा कि एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं और इनके प्रॉफिट की जो रेशियो है वो इक्वली है। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। फ्यूचर में जेड को 1/5 शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कह रखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ, सैक्रिफाइस एंड गेन ऑफ पार्टनर्स, और यहाँ पे पार्टनर्स का सैक्रिफाइस और गेन भी बताओ। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को अगर पढ़े तो एक्स वाई जेड पार्टनर है और प्रॉफिट वो बांटते हैं, यानी कि इनकी ओल्ड रेशियो जो है वो हमें दी हुई है इक्वली। एक्स वाई जेड 3 है, इक्वली मतलब 1 1 1। अब क्या रखा? इट वाज डिसाइडेड इन फ्यूचर, डिसाइड किया गया कि फ्यूचर में जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो फ्यूचर में जेड विल रिसीव, फ्यूचर में जेड को रिसीव होगा 1/5। तो इस केस में क्या होगा? अब यहां पे हम लेट कर लेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट, लेट कर लेंगे कि टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है।
अब अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो 1 में से हमने 1/5 किसको दे दिया, जेड को दे दिया, क्योंकि जेड को साफ साफ लिख दिया क्वेश्चन में कि जेड को 1/5 दे दो। तो ठीक है, टोटल प्रॉफिट 1 है और जेड को उसमें से 1/5 दे देंगे, तो लेट कर लिया कि टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है, ठीक है, और उसमें जेड का शेयर 1/5 है, तो जेड को 1/5 देने के बाद रिमेनिंग शेयर, अगर टोटल प्रॉफिट 1 रुपये का है उसमें से 1/5 प्रॉफिट जेड को दे देंगे, तो कितना प्रॉफिट बचेगा, 4/5। ये सबको समझ में आ गया। अब 4/5 प्रॉफिट है, अब ये 4/5 प्रॉफिट किसका है, ये 4/5 प्रॉफिट बच्चों ये दो ही लोगों का है, एक तो एक्स को मिलेगा और दूसरा वाई को मिलेगा, क्योंकि जेड को तो मिल चुका है, ठीक है। यानी टोटल प्रॉफिट 1 था, 1 में से अगर जेड का हिस्सा 1/5 है तो जेड को 1/5 दे दिया, तो जेड को 1/5 देने के बाद जो प्रॉफिट बचा 4/5 बचा, और ये 4/5 प्रॉफिट दो ही लोगों का है, एक्स और वाई, जेड को नहीं मिलेगा क्योंकि जेड को हमें पहले ही दे दिया। अब ये किस रेशियो में बांटेंगे, बात ये आती है, तो एक्स, वाई और जेड 3 लोग थे, इसका 1 था, इसका भी 1 था, इसका भी 1 था। अगर जेड को उसका शेयर मिल गया तो एक्स और वाई के बीच की रेशियो क्या बन रही है, एक्स और वाई के बीच की रेशियो बच्चों 1:1 है। इसका मतलब एक्स और वाई के जो बीच में जो एग्रीमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो 1:1 का है। तो इस बचे हुए हिस्से को दोनों 1:1 में एक्वायर कर लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स न्यू शेयर, तो जो एक्स का न्यू शेयर होगा, बचा हुआ शेयर 4/5 है और 1:1 में एक्वायर कर लेंगे, यानी कि एक्स क्या करेगा, बचे हुए प्रॉफिट का 4/5 प्रॉफिट बचा हुआ है, 4/5 का 1/2, काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 4/10, यानी एक्स को 4/10 प्रॉफिट मिलेगा। वाई का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, पहले देखो प्रॉफिट कितना बचा है, 4/5 प्रॉफिट बचा है, और कितना लेगा, उसका आधा कौन ले लेगा, वाई ले लेगा, तो 4/10। तो बच्चों समझ में आ गया सबको। अगर न्यू रेशियो निकालें हम, तो न्यू रेशियो क्या निकली, न्यू रेशियो निकली एक्स का 4/10, वाई का भी 4/10 और जेड का 1/5। तो बच्चों डिनोमिनेटर देखो 10 है और यहाँ भी 10 है और इसका 5 है, तो डिनोमिनेटर को हम बराबर करते हैं, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ 10 नहीं है, 5 है, तो ऐसा क्या करें कि यहाँ भी 10 आ जाए। तो बच्चों डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो और साथ में न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशियो क्या बन गई, 4। अब देखो सबके डिनोमिनेटर बराबर हो गए, 10 10 और ये भी 5 दूनी 10, तीनों के बट्टे में 10 आ गया, ठीक है। तो रेशियो क्या बन गई, 4 4 2, 4 4 2, 4 4 और 2। जब तक बेस इक्वल ना हो तब तक रेशियो नहीं निकाल सकते, तो क्योंकि रेशियो का रूल ही है कि बेस इक्वल होना चाहिए, तो 10 10 और 10 यहाँ पे भी आ गया। अब 4 4 2, अगर ये और छोटा हो सकता तो कर लो, 2 2 1, 2 2 1, ये उनकी बच्चों न्यू रेशियो आ गई। अब क्वेश्चन में क्या रखा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग भी निकालो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो एक एक करके सबको पता करते हैं, पहले एक्स का पता करते हैं। तो एक्स का ओल्ड शेयर क्या था, इक्वली था 1/3, और न्यू शेयर क्या है, 2 2 4 1 5, 2/5 है ना भाई,
ओल्ड 111 था तो 1/3 था, और न्यू कितना 2 2 4 1 5 2/5। सॉल्व कर लो। 5 से कम 5 माइनस 3 दूनी 6 बटे में 5 तिया 15, 5 में से 6 गया, माइनस का 1/6। तो बच्चों ये माइनस का 1/6 आ गया। माइनस का मतलब मैंने क्या बताया था कि ये गेन हो गया, मतलब कि x को फायदा हुआ। y का पता करते हैं। y का ओल्ड शेयर 1/3 था, न्यू शेयर क्या था, सेम 2/5, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 बटे में 5 तिया 15, और ये क्या कर दिया मैंने, बटे में 15 ही आएगा बच्चों। हाँ, 5 में से 6 गए तो -1 और 15 का 15 ही रहेगा। अब 5 से कम 5 माइनस 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, तो ये भी माइनस का 1/15। इसका भी नेगेटिव आ गया तो ये भी गेन हो गया। अब बच्चों एक बात तो समझ में आ गई कि अगर 1/15 और 1/15 इन दोनों को 1/15 और 1/15 इन दोनों को फायदा हुआ, तो इन दोनों का जो टोटल है उतना ही नुकसान हुआ होगा तीसरे को। तो जेड का ओल्ड शेयर 1/3 था, 1/3, और न्यू कितना है 1/5, 5 एलसीएम लो, 5 5 एकम 5, 3 एकम 3 बटे में 15, 5 में से 3 गए 2/15। इसको हो गया नुकसान क्योंकि इसका पॉजिटिव आया है। ठीक है बच्चों, हाँ तो समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो 1/15 और 1/15 का टोटल 2/15 होता है, तो जितना नुकसान गेन हुआ इन दोनों को उतना ही इनको नुकसान हो गया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं। इसकी 4-5 वीडियो आएंगी, तो जितनी भी वीडियो आएंगी साथ साथ देखते रहना ताकि ये चैप्टर तुम्हारा अच्छे से कवर हो जाए।